मन की बात। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने स्वदेश निर्मित 3 अग्रणी युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, विस्तारवाद नहीं, विकासवाद भारत की नीति। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का किया समर्थन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई नामांकन आज। परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और रमेश बिधूड़ी ने भरा पर्चा। कांग्रेस ने दागा सवाल, पूछा कौन है आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा। पुणे में आयोजित किया गया 77वां भारतीय सेना दिवस। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का किया निरीक्षण। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घने कोहरे की मार। सड़क, रेल, हवाई सभी यातायात प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। और महाकुंभ में तीसरे दिन भी उत्साह में श्रद्धालु। स्वच्छता बनाए रखने के लिए यूपी सरकार की बड़ी प्लानिंग। 15,000 सफाई कर्मी और 2500 गंगा सेवा दूत 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात। शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। पीएम मोदी ने 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर हुए समारोह में पीएम ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर का जलावतरण किया। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और यह पहला एआई सक्षम भारतीय नौसैनिक जहाज भी है। वहीं आईएनएस नीलगिरी समुद्र में लंबे समय तक रहने और स्टील्थ युक्त उन्नत सुविधाओं से लैस है, जबकि आईएनएस वाघशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता की मिसाल है। इसमें पानी के अंदर या सतह पर एक ही समय में दुश्मन पर घातक हमला करने की क्षमता है। और जलावतरण समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। पीएम ने इस पर गर्व जताया कि ये भारत में ही बने हैं। पीएम ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और सबका साथ, सबका विकास की भारत की नीति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हम पूरे क्षेत्र की रक्षा, सुरक्षा को अपना दायित्व समझते हैं। पीएम ने वैश्विक सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था के लिए भारत जैसे मैरीटाइम देश की बड़ी भूमिका बताई। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को एंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। भारतीय नौसेना की क्षमता को नई ताकत देते हुए पीएम ने 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर का जलावतरण किया। रक्षा क्षेत्र में मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में इससे बहुत मदद मिलेगी।
मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुए जलावतरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। P-15B गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और यह अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। यह पहला AI सक्षम भारतीय नौसैनिक जहाज भी है। जो इसमें रडार है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। जो इसकी मिसाइल है उसकी मार और उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और 2 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर सकता है, ट्विन हैंगर कैपेबिलिटी है, गैस टरबाइन से चलता है, तो एकदम से जितनी तेज़ गति से जा सकता है कोई जहाज़ उससे तेज़ गति से ये जाता है। जो ASW सिस्टम्स होते हैं इसमें पनडुब्बी के अगेंस्ट, वो भी बिल्कुल आधुनिक और नए हैं। P-70 ने स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे बढ़ी हुई क्षमता, समुद्र में लंबे समय तक रहने तथा उन्नत सुविधाओं के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। यह स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है। जहाँ की स्टेल्थ फीचर्स जो हैं हमारे जहाज के, वो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने ही डिज़ाइन किया इस जहाज को, और इनके चलते हमें बाहर समुंदर में पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। हमारा जहाज डिज़ाइन करने की, बनाने की और उसको चलाने की जो क्षमता है वो बहुत बहुत बढ़ चुकी है। P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रमाण है। इस डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी में 18 टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइलों के साथ सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके पानी के अंदर या सतह पर एक ही समय में दुश्मन पर घातक हमला करने की क्षमता है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन एंड सेंसर है। आज की दिन में जो वर्ल्ड के अंदर कन्वेंशनल सबमरीन्स ऑपरेट कर रही हैं, उसको एक कंपैरिजन में इसके वेपन एंड सेंसर ज़्यादा एडवांस्ड हैं। हम दुश्मन को ज़्यादा दूर तक डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा दूर रेंज से एंगेज कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 3 प्रमुख नौसैनिक लड़ाकू जहाज़ों का जलावतरण, रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाघशीर और आईएनएस सूरत 3 पोतों का एक साथ जलावतरण करा के भारतीय नौसेना ने अपना लोहा मनवा लिया है। साथ ही भारत ने ये दिखा दिया है कि जहाज निर्माण क्षमता में भारत एक विश्वगुरु है। कैमरा पर्सन कपिल मस्के के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। पढ़ेंगे आगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक और विवादित बयान सामने आया है। पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन करते हुए राहुल गांधी ने न केवल भाजपा पर निशाना साधा, बल्कि ये भी कह दिया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ भाजपा से ही नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा भी हजारों साल पुरानी है और ये हजारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाए हैं कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself.
और इस बयान पर भाजपा के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अब और छिपाया नहीं जा रहा। कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके ही नेता ने उजागर कर दिया है। मैं राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से कहने के लिए प्रशंसा करता हूं कि देश क्या जानता है, वो भारतीय राज्यों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि राहुल गांधी और उनके संगठन का नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत को बदनाम करने, नीचा दिखाने और बदनाम करना चाहते हैं। उनकी बार बार की हरकतों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करते करते उन्होंने देश का विरोध करना शुरू कर दिया है। वे भारत और भारतीय राज्यों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है। ये एक उद्योग बन गया है जो जॉर्ज सोरोस द्वारा प्रायोजित है। आखिरकार समझ में आ ही गया कि ये भारत जोड़ो के नाम पर दरअसल भारत तोड़ो गैंग है। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि वो भारत की स्टेट, इंडियन स्टेट के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। द फाइट इज अगेंस्ट इंडियन स्टेट। मतलब कि बीजेपी विरोध में उतरते उतरते, मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत के विरोध में। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। आज खुलकर कांग्रेस पार्टी सामने आ चुकी है कि सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन की सहायता लेकर वो भारत के स्टेट के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ लड़ रही है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 26/11 हो या 370 हो, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाती है, जो कि हमारा दुश्मन है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन बताया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। मालवीय नगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती और कांग्रेस से जितेंद्र कुमार कोचर उम्मीदवार हैं। और वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनका मुकाबला आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के साथ है। और कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो रमेश बिधूड़ी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। तो इसके बाद नामांकन के बाद रमेश बिधूड़ी आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम आतिशी का सरकारी गाड़ियों का चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल करना दिखता है कि कैसे आम आदमी पार्टी हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाती आई है। सभी संवैधानिक संस्थाओं को ये मजाक उड़ाते हैं। चुनाव जैसे नोटिफिकेशन होता है, सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश का, यही तो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे भारत का, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आ जाता है। अगर आतिशी सरकारी गाड़ी को दुरुपयोग कर रही हैं और आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिकायत की होगी, तो तभी उनके खिलाफ कंप्लेंट होके ये एक्शन हुआ, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वो केजरीवाल IRS रहा है, क्या उसको इतनी भी समझ नहीं है कि सरकारी गाड़ी, सरकारी दफ्तर, वो सब त्यागना पड़ता है आचार संहिता लगने के बाद, और अपनी गाड़ी में चलने के बाद चुनाव लड़ा जाता है, तो वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी ने भी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली को बदहाल करने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपने यमुना को नाले में तब्दील कर दिया। दिल्ली पूरी तरह से बदहाल है, जिसका नतीजा 5 फरवरी को
आपदा की सफाई से होगा। दिल्ली की हालत देखो, मुझे तो शर्म आती है। आज से 72 वर्ष पहले मेरी यहाँ पर पैदाश हुई थी। क्या ये शहर था? ठीक है, जनसंख्या बढ़ी है, पर सुविधाओं को बढ़ाना था। उसकी जगह आपने जमुना जी को सीवर बना दिया। और हमें बड़ी खुशी है, हमारे साथ जो जमीन पे जुड़े हुए हमारे लोग हैं, नेता हैं, जिनका बहुत अनुभव है, रमेश बिधूरी जी, वो ये सीट निकालेंगे और दिल्ली में हम भाजपा जो है आने वाले जो चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से सफलता पाएगी। नई दिल्ली सीट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप पार्टी बताए कि उनका सीएम पद का उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कहा कि आतिशी को टेम्पररी मुख्यमंत्री बताया गया है। आप तो बताओ आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? आतिशी जी है नहीं, आपने कहा टेम्परेरी हैं, खुद आप बन नहीं सकते, जो हम लोगों ने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो किसको बनाओगे? आप केवल एक आपने पर्दा डाल दिया है। पर्दे में आप भ्रम में रख रहे हो लोगों को कि हम लाएंगे केजरीवाल को लाएंगे किस चीज के लिए? जैसे मैंने कहा, और कोई बन नहीं सकता, आप बन नहीं सकते, नाम आप देना नहीं चाहते, तो इस मुगालते में वो सबको रखना चाहते हैं। सवाल उठेगा और सवाल उठने लगा है कि केजरीवाल की पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कौन सीएम कैंडिडेट है। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल विकास के किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं है। दिल्ली की कोई माने या ना माने, सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती आज हवा की पोल्यूशन है। देखिए बाहर क्या बुरा हाल है। एक शब्द नहीं बोला केजरीवाल ने, एक शब्द नहीं बोला विकास के एक भी मुद्दे पे। ना ये चर्चा करने को राजी हैं, ना चाहते हैं कि उसकी चर्चा हो। और अब बात दिव्य और भव्य महाकुंभ की। आज महाकुंभ का तीसरा दिन है। कल प्रथम अमृत स्नान के बाद आज गृहस्थों के स्नान का दिन है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हुए 45 दिवसीय महाकुंभ के तीसरे दिन भी त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। पहले 2 दिन में 5 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। कल मकर संक्रांति के अवसर पर पहले अमृत स्नान पर करीब 3.5 करोड़ से अधिक की भीड़ उमड़ी। 144 सालों के बाद लग रहे इस महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए यूपी सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है। स्थानीय प्रशासन जमीनी स्तर पर इसके लिए तत्पर है। मेला क्षेत्र में 15,000 सफाई कर्मी, 2,500 गंगा सेवा दूत को तैनात किया गया और स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित महाकुंभ के प्रयास किए जा रहे हैं। मन में सेवा भाव लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे ये सफाई कर्मी संगम की स्वच्छता और शुचिता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जाते हैं, नारियल वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह सब फूल सब डाल देते हैं, पन्नी वन्नी, उन्हीं की सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं और कचरा साफ करते हैं। जिम्मेदारी साफ सफाई करने के लिए साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे 24 घंटा काम करते हैं। यहीं पे हमारा साफ सफाई से कोई गिलास फेंक गया, कचरा फेंक गया, फूल फेंक गया, वही काम करते हैं जी। इतना ये काम है हमारा साफ सफाई का 24 घंटे के लिए। कोई एक यहाँ पे एक कचरा नहीं दिखना चाहिए, इतना काम है हमारा। सुबह से आते हैं तो झाड़ू लगाते हैं वो गंगा जी के किनारे और यहाँ मैदान में सगले काम करा के और बस अपना यही काम है। और अब बात करेंगे मौसम की। देश के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज घना कोहरा और हल्की बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल में भी घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में आधुनिक सुविधाओं से लैस देश की सबसे बड़ी पुलिस लाइन और घाटलोडिया पुलिस स्टेशन का शिलान्यास किया।
इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। इस परियोजना के तहत 920 पुलिस परिवारों के लिए 13 मंजिला 18 टावर बनाए जाएंगे। पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आधुनिक और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही पुलिस लाइन में 10 दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जहां सब्जियां, दूध और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध होंगी। खबर संभल से है, जहां 47 साल पहले दंगे के बाद पलायन करने वाले हिंदू परिवारों को न्याय मिला है। साल 1978 के दंगों के बाद पलायन कर गए परिवार की जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। आपको बता दें कि संभल सदर इलाके के मोहल्ला जगत में जन्नत निशा नाम से स्कूल संचालित था। आरोप है कि स्कूल समिति ने जिस जमीन पर स्कूल बनाया वो अवैध रूप से कब्जाई गई थी। पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया कि दादा तुलसीराम की हत्या के बाद उनका परिवार यहां से चला गया। इसके बाद वे यहां आकर कई बार अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें यहां से भगा दिया जाता था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की थी, जहां भारी पुलिस बल के साथ एएसपी, एसडीएम और राजस्व विभाग की टीम पहुंची। मौके पर 15,000 वर्ग स्क्वायर फीट जमीन थी, जिसमें से 10,000 स्क्वायर फीट जमीन की पैमाइश कर इसे कब्जा मुक्त कराया गया। 47 साल बाद जमीन वापस पाकर परिवार के लोगों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। खबर खेल जगत से बात खो-खो की। भारतीय महिला टीम ने खो-खो विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की है। भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 175-18 के विशाल अंतर से जीत हासिल की। भारतीय महिला टीम ने शानदार रक्षात्मक रणनीतियों के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में जीत दर्ज की। और स्वदेशी खेल खो-खो विश्व कप के मंच पर अपनी चमक बिखेर रहा है। मिट्टी से शुरू हुआ यह खेल आज मैट पर खेला जा रहा है। मिट्टी से मैट तक के सफर की कहानी भी बहुत ही रोमांचक है। हमारे सहयोगी सुशील कुमार के साथ बातचीत में खो-खो मैट के निर्माता अशोक सोमानी और अरविंद माहेश्वरी ने बताया कि एक रबर मैट को मिट्टी जैसा स्पर्श देना काफी चुनौतीपूर्ण था। एक समय में मिट्टी पर खेले जाने वाला खेल खो-खो आज मैट पर आ चुका है और इस मैट को बनाने में किन बातों का ध्यान रखा गया और क्या है सफर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद जी और अशोक जी। खो-खो का जो खेल है एक समय में मिट्टी पर खेला जा रहा था और आज एक हम देख रहे हैं सामने शानदार मैट पर खेला जा रहा है। कैसे इस सफर की शुरुआत हुई? शुरुआत में खो-खो का राष्ट्रीय खेल मिट्टी पे ही खेला जाता था। खो-खो फेडरेशन बना, हमने समझा कि मैट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें चाहिए। धीरे धीरे हमने उन चीज़ों को इम्प्रूव किया, समझा। डे बाय डे हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने मैट्स को बनाया और जो भी उसमें सुधार, धीरे धीरे मिट्टी की फीलिंग देनी है, किस तरह से मिट्टी जैसी पकड़ देनी है, वो हमने मैट पे देना शुरू किया। जी बिल्कुल, आपने बताया जो मिट्टी की जो सौंधी सी खुशबू है वो मैट पे भी आए, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? जो इसका एक नरमाहट है, जो इसकी सॉफ्टनेस है, इसको आपने कैसे मेंटेन किया? मिट्टी में कितना सॉफ्टनेस होना चाहिए, उसकी कितनी डेंसिटी होनी चाहिए मिट्टी की, उसी के हिसाब से हमने उस सॉफ्टनेस को मैट में तब्दील किया और उसकी हार्डनेस को हमने और डेंसिटी को मैट पर लेके आए। यही हमारी R&D टीम का मेन काम था कि किस तरह से हम मिट्टी वाला टच मैट पे दें, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट मिट्टी पे नहीं होते हैं। वो इंटरनेशनल इवेंट सारे के सारे मैट पे ही होते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो, खो-खो हो, कबड्डी हो, ताइक्वांडो हो। तो मैट पे लाना उसको बहुत ज़रूरी था अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना था। खो-खो के साथ साथ हमारा मैट भी बाहर जाएगा। आप ये मानते हैं कि इससे एक हमारे देश का जो मेक इन इंडिया का जो रीच है वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है? कोई भी ऐसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो इंटरनेशनल रीच भी बढ़ती है। इस खेल को हम मैट पे लेके आए हैं तो उसमें हमें ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा एक सपना था जो साकार होने जा रहा है। अगर हम खो-खो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं तो जाहिर तौर पर इससे जुड़ी हर एक चीज़ उस लेवल की होनी चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? एक्सपर्ट्स हैं, चीफ कोच हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और यहाँ तक के प्रेसिडेंट साहब हैं। वो समय समय पर हम लोग को डायरेक्शंस देते हैं कि हमें ये कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है
और हम उस इम्प्रूवमेंट को उनके कहे अनुसार अपने अथक प्रयासों से मैट को सुधार करने में हम लोग लगा देते हैं। तो जाहिर तौर पर खो खो के मैट की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से मिट्टी का खेल आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैट में पहुंचा है, कोशिश ये की गई है कि उस मैट में मिट्टी की नरमाहट और मिट्टी की सॉफ्टनेस बरकरार रखी जाए। कैमरामैन गौरव के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।